बहुत ही खुशकिस्मत हो भाभी, जो आपको राजू जैसा पति मिला है। हमारा भाई लाखों में एक है और लाखों में एक बेटा भी है वो। हाँ दीदी, और मुझे पूरा विश्वास है वो लाखों में एक पति भी बनेंगे। लेकिन हाँ भाभी, भैया ना माँ के सबसे ज्यादा लाडले हैं और देखो आप भैया का पूरा ख्याल रखना। राजू भैया माँ के साथ साथ ना हम सबके भी लाडले हैं और हमारे राजू के लिए ना एक से बढ़कर एक रिश्ते आए। अरे लोग तो गाड़ी मोटर बंगला सब देने को तैयार थे, लेकिन ना जाने राजू भैया का दिल आप में अटका हुआ था। ये सोचो भाभी कि तुम बहुत ही लकी हो जो तुमको ऐसा जीवन साथी मिला है। और ऐसी वैसी लड़की नहीं भाभी, सब एक से बढ़कर एक लड़कियां थी। कोई किसी बड़ी कंपनी में जॉब कर रही है या कोई कहीं मॉडलिंग कर रही है। भला की खूबसूरत लड़कियां थी जो भाई पर मर मिटने को तैयार थी। लेकिन क्या करे, वो कहते हैं ना, दिल लगी गधी से तो परी क्या चीज है। हाँ भाभी, सही तो कहा दीदी ने कि भैया ने आपको पसंद कर लिया तो हो गई आप लोगों की शादी, वरना मम्मी तो कहीं और की ही बात कर रही थी भैया के रिश्ते के लिए। अरे सब लोग एक जगह, क्या बात है? किसी विशेष मुद्दे पर चर्चा हो रही है क्या? अरे नहीं भैया, बस ऐसे ही बैठे थे हम लोग। स्वाति, एक मिनट जरा इधर आना। हाँ राजू, तुम लोग ना उससे ज्यादा चपड़ चपड़ मत किया करो, मुझे तो उसकी शक्ल देखने की इच्छा नहीं होती। अरे मम्मी, कौन सा भाभी की बड़ाई कर रहे थे, उन्हें हकीकत का सामना ही तो करवा रहे थे कि वो इस घर में सिर्फ और सिर्फ भैया की पसंद से आई है। हम लोगों को कोई खास इंटरेस्ट नहीं है उनसे। हाँ मम्मी, दीदी ने क्या कहा आपने सुना नहीं? दिल लगे परी से तो गधी क्या चीज है। भाभी तो समझ ही गई होगी कि दीदी ने इनडायरेक्टली भाभी को गधी कहा है। सच कहती हूँ, मैं राजू के दबाव में आकर शादी के लिए हाँ तो कह दी हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ ये लड़की बहुत ही तेज तर्राट है। ये मेरे बेटे को ना मुझसे अलग करके ही दम लेगी। माँ, आप चिंता क्यों करते हो? हम दोनों बहनों के होते हुए ना हमारे भाई को हमसे कोई नहीं छीन सकता। राजू कल भी हमारी चिंता करता था और वो आज भी हमारी बात मानेगा। हम किसी भी तरह उस स्वाति को ना अपने भाई को हमसे छीनने नहीं देंगे। और किसी की मदद की जरूरत पड़ी भी ना तो हमारी प्यारी बुआ है ना, हम बुआ को बुला लेंगे और उनसे भी मदद ले लेंगे और भाभी को उनकी औकात याद दिला देंगे कि वो इस घर में जबरदस्ती आई है। हाँ माँ, हम भाभी को इतना परेशान करेंगे ना कि वह मजबूर हो जाएगी भाई को छोड़कर जाने के लिए। फिर हम अपनी मर्जी से अपने भाई की धूमधाम से शादी करवाएंगे। अरे बेटा, ये गुड़ में बैठी वो मक्खी है कि इतनी आसानी से मेरे राजू को नहीं छोड़ने वाली है, क्योंकि राजू इस घर का इकलौता बेटा है। राजू के पास किस चीज की कमी है? उसके पिता की संपत्ति के साथ साथ अपने बलबूते पर बनाया इतना सारा धन संपत्ति प्रॉपर्टी, ये सब देखकर किसकी आंखें नहीं चकाचौंध होगी। इसीलिए ये स्वाति ना बिल्कुल राजू को नहीं छोड़ सकती। और राजू को भी देखा तुमने, आते ही उसे कमरे में बुला लिया। ऐसा नहीं कि बहनें बैठी हैं तो दो चार शब्द बैठकर बहनों से ही हंसी मजाक कर ले। अरे माँ, आप चिंता मत करो, हमारे होते हुए ना आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। हम लोग हैं ना माँ, और वैसे भी हमारा ससुराल तो इसी शहर में है ना। हम सप्ताह में 3 दिन अपने ससुराल में रहेंगे तो 4 दिन अपने मायके में रहेंगे और इस स्वाति की बच्ची को इसकी सही जगह पहुंचा देंगे। लेकिन राजू क्या तुम लोगों को ऐसा करने देगा? अरे राजू को कुछ समझ में आएगा तब ना, वो सिर्फ वही देखेगा जो हम उसे दिखाएंगे। हाँ माँ, भैया आप हमारी नजरों से भाभी को देखेंगे। ठीक है बेटा, अगर तुम लोग कहते हो तो ठीक है, मैं भरोसा कर लेती हूँ। देखती हूँ तुम दोनों मिलकर कब इसे घर से निकालोगे। ये है स्वाति का ससुराल। स्वाति और राजू कॉलेज के समय से ही एक दूसरे को पसंद करते थे। पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद स्वाति और राजू दोनों एक ही कंपनी में जॉब करते थे। दोनों काफी लंबे समय से रिलेशन में थे और दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। इसीलिए दोनों ने अपने अपने घर में अपने प्रेम की बात बताई। स्वाति के माता पिता तो इस विवाह के लिए तैयार हो गए, क्योंकि राजू सच में एक बहुत ही समझदार लड़का था और हर माता पिता ऐसा दामाद पाना चाहेगा। लेकिन राजू की माँ इस शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी और न ही राजू की बहनें। लेकिन राजू की जिद के आगे राजू की माँ की एक न चली और फिर ना चाहते हुए भी राजू की माँ और दोनों बहनों को इस शादी में अपनी सहमति जतानी पड़ी। राजू की माँ और बहनें स्वाति के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव कर रही थी, लेकिन राजू के सामने वह स्वाति से बहुत अच्छा व्यवहार करती थी। लेकिन स्वाति को धीरे धीरे समझ में आ गया था कि राजू की फैमिली ने उसे दिल से एक्सेप्ट नहीं किया है। राजू और स्वाति की शादी को धीरे धीरे 2 महीने हो जाते हैं। राजू की दोनों बहन का ससुराल इसी शहर में था, इसलिए वह ज्यादातर अपने मायके में ही रहती थी। इसीलिए सास और नंदों के होने के बावजूद भी स्वाति अपने आप को इस घर में बहुत अकेला महसूस करती थी, क्योंकि कोई भी उसे ढंग से बात नहीं करता था। इसीलिए स्वाति ने सोचा कि अब उसे अपनी जॉब फिर से शुरू करनी चाहिए। स्वाति, आज दिन भर से तुम्हारा मूड क्यों खराब है? मैंने तो सोचा था कि आज संडे है, हम पूरा दिन बाहर घूमेंगे फिरेंगे, लेकिन तुम बाहर जाने से भी मना कर रही हो। बोलो स्वाति, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है यहाँ? नहीं राजू, ऐसी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे इस घर में, लेकिन मैं अपनी जॉब को कंटिन्यू रखना चाहती हूँ। बस इतनी सी बात? ठीक है, तो तुम कल से ही अपनी जॉब ज्वाइन कर लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मम्मी जी और दीदी। स्वाति, लगता है अभी तक तुमने मेरी माँ और बहनों को नहीं समझा। वह बहुत ही अच्छे दिल की हैं। हाँ,
थोड़ा हो सकता है वो कठोर बोलती हैं, लेकिन दिल की बहुत अच्छी है, उन्हें इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, मैं कल से ऑफिस ज्वाइन कर लूंगी। मैं आज ही बॉस से बात कर लेती हूँ। अब चले बाहर। ठीक है, चलिए। भाभी, राजू और स्वाति कहाँ गए हैं? अरे जीजी, क्या बताऊं, वो डैन ने ऐसा जादू कर दिया है मेरे राजू के ऊपर कि बस वो उसी की बात मानता है। न जाने उसे कहाँ लेकर गई है वो। हाय राम, राजू ने आपको बताया भी नहीं? नहीं, वैसे तो राजू ने बताया मुझे कि वो लोग चौपाटी जा रहे हैं, लेकिन देखो ना, पूरे 2 घंटे हो गए। ना जाने वो मेरे पीठ के पीछे मेरे बेटे को कौन सी पट्टी पढ़ा रही होगी मेरे खिलाफ। जीजी, मुझे तो इतना डर लगता है ना कि ये डायन मुझसे मेरे राजू को छीन न ले। अरे बुआ जी, आप कब आई? प्रणाम बुआ जी, खुश रहो बेटा। अरे स्वाति बिटिया, तुम बहुत ही खुशकिस्मत हो जो तुम्हें राजू जैसा जीवन साथी मिला है। अरे लाखों में एक है हमारा लाडला। जी बुआ जी, तुम्हें मालूम है स्वाति बेटा, हमारे राजू के लिए एक से बढ़कर एक घर से रिश्ते आए थे लड़कियों के। जी बुआ जी। अरे बुआ जी, आपने तो भाभी को ये बताया ही नहीं कि आपकी नंद की बेटी तो राजू के लिए पागल थी, और वह भी दिखने दिखाने में इतनी सुंदर थी, और एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब भी करती थी, और उसके पिता भी करोड़पति हैं। हाँ निशा, सही कह रही हो तुम। ठीक है बुआ जी, आप लोग बैठिए, मैं अभी आप लोगों के लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। अरे ना बहू, रहने दो, तुम नहीं थी तभी हमारी भाभी ने हमें चाय नाश्ता करवा दिया। जी बुआ जी, मैं खाना बना लेती हूँ सबके लिए। अरे भाभी, आज तो संडे है, आप फुल एंजॉय कीजिए, खाने की तैयारी तो लगभग मैंने कर ही ली है। ठीक है दीदी। अरे बेटा, ये बहू को क्या हो गया? क्या बहू को हमारे साथ बैठना अच्छा नहीं लगता? वह इस तरह से उठकर चली गई। अरे नहीं बुआ, वो पैदल पैदल हम लोग काफी चले हैं ना आज मार्केट में, तो वो शायद थक गई है। ठीक है बुआ, मैं अभी आया। बुआ जी, जैसा हमने सोचा है ठीक वैसा ही हो रहा है इस घर में। हाँ निशा, तू चिंता मत कर, मैं अपनी भाभी की उदासी ना ज्यादा दिनों तक नहीं देख सकती। मैं बहुत जल्दी कुछ न कुछ इंतजाम तो इसके लिए कर ही दूंगी। अब मैं 1 महीना यही रहकर जाऊंगी। हाँ बुआ। स्वाति, तुम्हें इस तरह से उठकर नहीं आना चाहिए। क्या करती जी वहाँ बैठकर? मुझे मालूम है, मैं जितनी भी देर बैठती ना, मुझे बस यही बताया जाता कि आपके लिए एक से बढ़कर एक रिश्ते थे, लेकिन अरे तो उन लोगों ने कौन सा गलत कह दिया? सही ही तो कह रही थी, सच में बहुत सारे रिश्ते आए थे मेरे लिए, और बुआ की नंद की बेटी का भी रिश्ता आया था। देखो राजू, मैं जानती हूँ सच में तुम लाखों में एक हो, इसलिए तो मैंने तुम्हें पसंद किया है, लेकिन हमारी शादी को पूरे 6 महीने हो गए हैं, लेकिन आज तक इस घर में सभी लोग मुझे बस यही हिदायत देते हैं और इसी बात का एहसास करवाते हैं कि आपके लिए एक से बढ़कर एक रिश्ते थे, आप ऐसे हो, आप वैसे हो, आप सबके लाडले हो, लेकिन एक बार भी कोई मेरे बारे में बात नहीं करता। क्या मैं इतनी बदसूरत या इतनी अवगुण हूँ? मैं इतने दिनों से घर के ऐसे माहौल में सामंजस्य बिठाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मुझे कोई समझता ही नहीं, या फिर मुझे कोई समझना ही नहीं चाहता। देखो स्वाति, तुम बेकार में ना बात का बतंगड़ कर रही हो। देखो, तुम नहीं भी थी तो मेरी माँ ने बुआ को नाश्ता करवा दिया, मेरी बहन ने खाने की तैयारी कर दी, और क्या होना तुम्हें बताओ। सब तो इतना प्यार करते हैं तुमसे, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें उनसे कटी कटी सी रहती हो। नहीं, शायद आप वह नहीं देख रहे हैं जो मैं देख रही हूँ। बेकार की बातें मत करो। देखो, मेरा परिवार बहुत अच्छा है, वह तुम्हें पूरा प्यार दे रहा है, लेकिन तुम ही उन्हें दिल से नहीं अपना रही हो। ठीक है राजू, मैं इस बारे में और कोई बहस नहीं करना चाहती। शायद मैं ही गलत हूँ, तुम सही कह रहे हो कि मैं ही तुम्हारे घर वालों को नहीं समझ पा रही हूँ। बस तुम्हारा ये ना रोना धोना मुझे बहुत गुस्सा दिलाता है। ये रोना धोना बंद करो यार, और रोना धोना बंद नहीं करना है ना तो तुम कमरे में बैठकर रोती रहो। मैं जा रहा हूँ सबके सामने बैठने। ठीक है, शायद मेरी ही गलती है, मैं इन लोगों को ज्यादा ही दिल से लगा रही हूँ, या इनसे ज्यादा ही अपेक्षा कर रही हूँ कि ये मुझे भी दिल से अपनाए। कोई बात नहीं, आज के बाद मैं इनकी किसी भी बातों में ना ध्यान नहीं दूंगी। ऑफिस में अपना अच्छा समय बिताऊंगी और घर आकर अपना काम करके अपने काम में लग जाऊंगी। जब मैं किसी से कोई मतलब रखूंगी ही नहीं तो मुझे कोई तकलीफ भी नहीं होगी। बेचारी स्वाति इतनी समझदार और इतनी प्यारी लड़की थी, लेकिन वह अपने ससुराल वालों के व्यवहार से मन ही मन में दुखी रहने लगी थी। धीरे धीरे स्वाति का आत्मविश्वास भी कम होने लगा था, क्योंकि स्वाति के ससुराल वाले उसे हर दिन इस बात का एहसास दिलाते कि वो बहुत लकी है कि उसको राजू ने पसंद किया है। मुझे समझ में नहीं आता, जब राजू ने मुझे पसंद किया है और हम दोनों की पसंद से शादी हुई है, तो इन पुरानी बातों का मतलब ही क्या है? स्वाति बहू, स्वाति बहू। जी बुआ जी, आइए ना बैठिए। क्या हुआ बेटा, तुम हमारे साथ वहाँ बैठी क्यों नहीं? क्या हमारा साथ तुम्हें अच्छा नहीं लगता? अरे बुआ जी, ऐसी बात नहीं है, वो बस थोड़ी थकान हो रही थी, इसलिए मैं कमरे में आ गई थी। अच्छा चलो चलकर सबके साथ सामने बैठते हैं। ठीक है बुआ जी। धीरे धीरे समय बीत रहा था। अब स्वाति ने ऑफिस भी ज्वाइन कर लिया था। अब स्वाति का ज्यादातर समय ऑफिस में बीतता और वह ऑफिस में बहुत खुश रहती, लेकिन घर आती तो सब लोग उससे कटे कटे से रहते, कोई भी उससे सीधे मुंह बात नहीं करता। राजू का प्रमोशन हो गया था, इसलिए ऑफिस में उसे एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ रहा था।
इसीलिए स्वाति पहले घर आ जाती थी और राजू अक्सर थोड़ा देरी से घर आने लगा था। ऑफिस से आने के बाद एक दिन अचानक स्वाति के सर में बहुत तेज दर्द होता है और बुखार से उसका शरीर तप रहा था। बुआ, वैसे स्वाति और राजू के बीच में ना आजकल मनमुटाव चालू हो गया है। दोनों के बीच में अनबन होते रहती है। मीजा बेटा, बस इसी का तो फायदा उठाना है हमें। बुआ चुप हो जाइए, सामने देखो स्वाति खड़ी है। अरे स्वाति बहू, आ गई तुम ऑफिस से? क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं बुआ जी, तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है मुझे। सिर में भी दर्द हो रहा है और शरीर भी ना तपा जा रहा है मेरा। अच्छा तो जाओ, जाकर अपने कमरे में आराम करो। बुआ जी, पहले आप लोगों के लिए मैं चाय नाश्ता बना देती हूँ। रहने दो भाभी, भगवान ने हमें भी हाथ पैर दिए हैं। अरे हम भी तो बनाकर खा सकते हैं ना। ऐसा तो नहीं कि आप बीमार हैं फिर भी आपको हमारे लिए सब बनाना पड़ेगा। जाकर अपने कमरे में आराम कर लो। जी ज्यादा लाड़ दुलार मत किया करो आप उसको। अरे भाभी, हम जिस सही मौके का इंतजार कर रहे थे ना, बस ये समझो कि वो सही मौका आ गया। कैसे बुआ, मैं समझी नहीं। अभी मैं तुम्हें समझाती हूँ कि क्या करना है अब हम लोगों को। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है बुआ जी। ठीक है तो चलो बहू के कमरे में चलते हैं। चलो भाभी। अरे नहीं जिज्जी, आप ही जाओ। अरे चलिए ना, एक आखिरी बार उस लड़की से प्रेम से बात कर लीजिए। वैसे भी आप जाकर बात करोगी ना तो उस पर अलग ही प्रभाव पड़ेगा और वह तुरंत ही हमारी बात मान लेगी। ठीक है जिज्जी, अब आप कहती हो तो चलती हूँ मैं, वरना उसकी शक्ल भी देखने की इच्छा नहीं होती मुझे तो। अरे स्वाति बेटा, ज्यादा ही तबीयत खराब लग रही है क्या तुम्हें? जी बुआ जी, बहुत ठंडी भी लग रही है और हाथ पैर में बहुत कपकपाहट हो रही है। सिर में भी दर्द हो रहा है मेरे। ठीक है बहू, अगर तुम्हें ज्यादा ही अच्छा नहीं लग रहा है तो तुम अपने भाई को फोन करके बुला लो और अपने मायके चली जाओ। अरे मम्मी जी, मायके जाने की क्या जरूरत है, यही डॉक्टर को बुलवा दीजिए ना। देखो स्वाति, अभी राजीव का कोई पक्का नहीं है कि वो घर कितने बजे तक लौटेगा और फोन तो वो उठाता नहीं है। और तुम्हारा मायका भी कोई ज्यादा दूर नहीं है, अभी आधे घंटे में तुम्हारा भाई आ जाएगा। फोन कर दो, वो तुम्हें डॉक्टर को भी दिखा देगा और कुछ दिन तुम अपने मायके में भी रह लेना। वैसे भी कितने दिन हो गए तुम अपने मायके नहीं गई हो। आज पहली बार स्वाति की सास ने स्वाति से बहुत ही प्यार से और सामने से बात की थी। नहीं तो हमेशा स्वाति के किसी भी सवाल का जवाब वो हाँ या ना में ही दे दिया करती थी। स्वाति ने भी सोचा कि अच्छा ही है, वह कम से कम कुछ दिन अपने मायके में समय बिताएगी। इसीलिए स्वाति ने अपने भाई को फोन कर दिया और करीब आधा पौन घंटे में स्वाति का भाई भी आ जाता है और स्वाति को लेकर सीधे डॉक्टर के पास जाता है। स्वाति का ट्रीटमेंट करवाने के बाद वह उसे स्वाति के मायके ले जाता है। और इधर करीब 8 बजे जब राजीव घर आता है तो वह अपने घर के सदस्य से पूछता है कि स्वाति कहाँ चली गई। तभी स्वाति के ससुराल वालों ने राजीव के सामने खूब ड्रामा क्रिएट किया और स्वाति के बारे में राजीव को सब कुछ उल्टा सीधा बताया। अरे क्या हुआ माँ, आप क्यों रो रही हैं? और मेरी दोनों बहनें ये भी रो रही है, क्या हुआ माँ? बुआ जी क्या हुआ? क्या बताऊं बेटा, क्या तेरी पत्नी पे मेरा थोड़ा सा भी अधिकार नहीं है? क्या मैं उसे एक शब्द भी नहीं कह सकती? क्या मैं उसके अच्छे बुरे का ध्यान नहीं रख सकती? जा बेटा राजीव जा, उससे गलती हो गई, मेरी वजह से वो नाराज होकर चली गई। जा बेटा, उसे ले आ मना कर, वो कहेगी तो मैं उसके पैर पकड़कर माफी भी मांग लूंगी। क्या ऐसा क्या हो गया माँ? भैया आपने तो देखा है कि माँ और हम लोग कभी ज्यादातर भाभी को घर के कामकाज करने भी नहीं देते हैं, हमेशा उनसे प्यार से ही बात करते हैं। और आज भी जब भाभी ने कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो माँ ने कहा कि तुम कमरे में आराम करो, मैं डॉक्टर को फोन कर देती हूँ। तो भाभी तो एकदम भड़क गई, गुस्सा होने लगी। कहती है कि वो अपना इलाज किसी झोले छाप डॉक्टर से नहीं करवाएंगी। कहती है कि अभी उनके परिवार वाले जिंदा हैं, वो लोग किसी अच्छे हॉस्पिटल में उनका इलाज करवाएंगे। और ना जाने क्या कुछ कह दिया भाभी ने माँ को और हम लोगों को भी। अरे हम लोगों को कहा तो कहा, ठीक है हम लोग बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन ये माँ की उम्र है क्या कि भाभी माँ से ऐसी बातें कहेंगी। माँ ने तो ये सोचा कि आपके आते तक बस पास के डॉक्टर को भाभी को दिखवा देते हैं, फिर जब आप आ जाएंगे तो उन्हें बड़े डॉक्टर के पास ले जाएंगे। बस यही सोचकर माँ ने कहा था, लेकिन माँ को क्या मालूम था कि भाभी इतनी सी बात का तिल का ताड़ कर देंगी। हाँ बेटा, मुझे तो लगता था कि स्वाति बहुत ही समझदार लड़की है, लेकिन आज स्वाति का ऐसा रूप देखकर मैं भी बहुत दंग रह गई। जा बेटा जा, बहू को मना लिया बेटा, मैं उसके पैर पकड़कर उससे माफी मांग लूंगी बेटा। नहीं माँ नहीं, मेरे लिए मेरी माँ से बढ़कर मेरी पत्नी नहीं। जो पत्नी मेरी माँ का तिरस्कार करके यहाँ से गई है उसे मैं मना कर ले आऊँ और वो आप उसके पैरों में गिरकर उससे माफी मांगे? नहीं माँ नहीं, मेरे जीते जी तो मैं अपनी माँ को किसी के पैरों के नीचे नहीं गिरने दूंगा। इस तरह राजीव की दोनों बहनों बुआ और माँ ने स्वाति के खिलाफ खूब बुरा भला बताया, खूब भड़काया। और राजीव भी अपने घर वालों की बातों में आ गया और वह स्वाति से नफरत करने लगा।
राजू गुस्से से आग बबूला हो रहा था। वह तुरंत ही बाहर जाता है, गाड़ी निकालता है और वह स्वाति के मायके पहुंच जाता है। स्वाति को जैसे मालूम चला कि राजू आया हुआ है, स्वाति खुश हो जाती है। स्वाति को लगा कि राजू उसकी तबीयत, उसका हालचाल जानने आया है। ये क्या तरीका है स्वाति? तुम्हें जरा सा बुखार क्या आया? तुम तो मेरे परिवार वालों से लड़ झगड़ कर अपने मायके में आकर बैठ गई। एक बार भी तुम्हें न मेरा ख्याल आया और न ही मेरी बूढ़ी माँ का ख्याल आया। बस तुम्हें जो करना था तुमने वो मनमानी की और मेरे परिवार वालों को बेइज्जत करके तुम अपने मायके में आकर बैठ गई। ऐसा कौन सा अमेरिका से डॉक्टर लेकर आए हैं तुम्हारे मायके वाले तुम्हारा इलाज करवाने को, जो डॉक्टर हम लेकर नहीं आ पाते? लेकिन याद रखना, तुम्हें अपने मायके का बहुत घमंड है ना। तुमने अपने मायके के घमंड पर मेरे परिवार वालों की बेइज्जती की, तो अब तुम हमेशा अपने मायके में ही रहना। मैं कभी तुम्हें लेने नहीं आऊंगा। राजू, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? ये क्या उल्टी सीधी बातें कर रहे हो तुम? उल्टी सीधी बातें मैं कर रहा हूँ, और जो तुम करके आई हो वो क्या है? मेरा यकीन करो राजू, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि मुझे खुद मम्मी जी ने कहा कि वो मैं कुछ दिनों के लिए मायके चली जाऊं, इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। झूठी मक्कार कहीं की, मेरी माँ पर झूठे इल्जाम लगाती है। राजू, एक बार मेरी बात तो सुनो, मुझ पर यकीन करो राजू। सच कहती थी मेरी माँ और सच कहती थी मेरी बहन कि तुम मेरे लायक हो ही नहीं। स्वाति ने राजू को सच्चाई बताने की कोशिश की, लेकिन राजू जैसे स्वाति की कोई बात सुनना ही नहीं चाहता था। राजू इतने गुस्से में था कि वो अपने आप को रोक न पाया और स्वाति को एक जोरदार थप्पड़ भी मार दिया और थप्पड़ मारकर वहां से चला गया। राजू का इस तरह का व्यवहार स्वाति को बहुत दुखी करता है। वो अपने आंसुओं को रोक नहीं पाती है, लेकिन अब स्वाति की सहनशीलता जवाब देने लगी थी। स्वाति बेटा, ये दामाद जी को क्या हो गया? वो इतने गुस्से में आए और गुस्से से चले गए। मैं तो उनके लिए नाश्ता बना रही थी। नहीं मालूम माँ, नहीं मालूम मुझे ये कैसे इंसान है। मुझे लगता है मैंने जिस राजू से प्यार किया था ये वो राजू नहीं है माँ। यह तो सिर्फ अपनी माँ का बेटा और अपनी बहनों का भाई है। ना रो मेरी बच्ची, ना रो। कभी कभी कुछ गलतफहमियां हो जाती हैं। बस अपने रिश्ते को समय दो, देखो धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। स्वाति को बहुत बुरा लग रहा था। स्वाति और राजू तो एक ही ऑफिस में काम करते थे, लेकिन स्वाति राजू के ऐसे व्यवहार से इतनी दुखी थी कि वह ठीक होने के बाद भी कई दिनों तक ऑफिस नहीं गई। और इधर राजू के घर वाले हर दिन बस अपनी जीत की खुशियां मना रहे थे। धीरे धीरे इस बात को 3 महीना बीत जाता है, लेकिन 3 महीने में एक बार भी राजू या स्वाति ने एक दूसरे से बात करने की कोशिश नहीं की। दीदी, दीदी। हाँ भाई। दीदी, इस तरह कब तक आप शोक मनाते रहेंगी? देखो, मैं तो कहता हूँ कि आप ना ऑफिस ज्वाइन कर लो, कम से कम आपका समय अच्छा बीतेगा। हाँ स्वाति बेटा, सही तो कह रहा है विवेक, तुम अपना ऑफिस कंटिन्यू रखो। ठीक है माँ, मैं कल से ऑफिस ज्वाइन कर लूंगी। माँ और भाई के कहने पर स्वाति ना चाहते हुए भी ऑफिस ज्वाइन कर लेती है। स्वाति ऑफिस जाने के बाद तो और ज्यादा दुखी रहने लगी थी, क्योंकि पूरे टाइम राजू उसकी आंखों के आगे होता, लेकिन राजू उसे नफरत भरी नजरों से देखता। स्वाति ने ऑफिस जाने के कुछ दिनों के बाद राजू से बात करने की कोशिश भी की, लेकिन राजू उसके साइड सिर्फ नफरत की नजरों से देख रहा था। इसीलिए स्वाति ने डिसाइड किया कि वो अपनी मन की सारी बात राजू को एक पत्र में लिखेगी। स्वाति ने अपने मन की सारी बात एक पत्र में लिख दिया और उसे अपने किसी सहकर्मी के द्वारा राजू तक पहुंचवा दिया। राजू ने वह पत्र ले तो लिया, लेकिन उसने ऑफिस में वह पत्र नहीं खोला। स्वाति ने मुझे लेटर क्यों दिया है? देखो तो क्या लिखा है उसने। राजू अपने घर के दरवाजे के सामने ही खड़े होकर स्वाति का दिया हुआ लेटर पढ़ता है। राजू, हम दोनों ने एक दूसरे को पसंद करके शादी की थी और मैं बहुत खुश थी कि जीवन साथी के रूप में मुझे तुम मिले थे, लेकिन आज मुझे बहुत दुख हो रहा है। मैं गलत थी। मुझे ये नहीं पता था कि तुम्हारी आंखों पर और समझ पर तुम्हारी माँ के प्यार का पर्दा पड़ा हुआ है और तुम वही देखते हो जैसा तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहनें तुम्हें दिखाना चाहती है। मुझे जब बुखार हुआ उस समय मेरा पूरा शरीर तप रहा था। मैंने आपकी माँ से कहा कि मम्मी जी, मुझे बहुत तेज बुखार आ गया है कि कृपया आप डॉक्टर को बुलवा दीजिए, लेकिन आपकी माँ ने, बुआ ने और बहनों ने कह दिया कि आप मायके चले जाओ अपने भाई को बुलाकर, और जाते जाते डॉक्टर को भी दिखवा लेना और कुछ दिन अपने मायके में भी रह जाना। और फिर मैं अपने मायके चली आई, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि उन लोगों ने तुमसे झूठ क्यों कहा कि मैं लड़ झगड़ कर अपने मायके आई हूँ। मैंने तुम्हारे घर वालों की बेइज्जती की हूँ। मुझे इस बात से बहुत तकलीफ हो रही है राजीव कि आज पूरे 5 महीने हो गए, लेकिन तुमने एक बार भी मुझसे बात करने की कोशिश नहीं की और ना ही मेरी बात सुनने की कोशिश की। तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें जो भी दिखाया तुमने उस पर यकीन कर लिया, लेकिन मुझ पर तुम्हें रत्ती भर भी विश्वास न था। मुझसे बात करना तो दूर की बात है, तुम तो मेरे साइड देखना भी पसंद नहीं करते हो। लेकिन अब मैं बहुत ज्यादा दुखी हो गई हूँ। मेरे बर्दाश्त की सारी सीमाएं खत्म हो गई है। एक ही ऑफिस में काम करते हुए मैं पूरे टाइम तुम्हारा ऐसा बेरुखीपूर्ण व्यवहार बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए अब मैं उस ऑफिस से, इस शहर से बहुत दूर जा रही हूँ।
कहीं स्वाति सच तो नहीं कह रही है? मुझे एक बार स्वाति की बात सुननी थी। मैं जाकर मम्मी और बुआ से बात करता हूँ। राजू स्वाति के पत्र को पढ़कर बहुत दुखी हो जाता है और वह जैसे ही अंदर जाता है तो अपनी बुआ और माँ की हो रही बातों को सुन लेता है। ठीक है भाभी, अब मुझे इजाजत दीजिए। जिस काम के लिए यहाँ मैं रुकी थी वह काम तो लगभग हो ही चुका है। अब मुझे अपने घर वापस लौटना चाहिए। हाँ जी, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। आज आप ना होती तो जिंदगी भर मुझे स्वाति को झेलना पड़ता, लेकिन अच्छा ही हुआ कि अब उस स्वाति से छुटकारा मिल गया मुझे। माँ, बुआ, आप लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया? अरे बेटा, वो आप लोगों से तो मैं बाद में निपटूंगा। अभी तो मैं जाकर स्वाति को रोक लेता हूँ, वरना वह हमेशा हमेशा के लिए मुझसे दूर हो जाएगी। अरे भाई, मेरा प्रमोशन हुआ है, इसलिए मैं जॉब करने दूसरे शहर जा रही हूँ। आप लोग इतना उदास क्यों हो रहे हो? अब मैं चलती हूँ मम्मी, मेरी फ्लाइट का टाइम हो रहा है। स्वाति, तुम कहीं नहीं जाओगी मुझे छोड़कर। हटिए आप मेरे रास्ते से, मुझे जाने दीजिए। नहीं स्वाति, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने अपनी माँ और बुआ की बातों पर भरोसा किया। प्लीज स्वाति, मुझे माफ कर दो, नहीं तो हमारी हंसती खेलती जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। स्वाति, हमने साथ जीने मरने की कसमें खाई थी। हट जाओ राजू मेरे सामने से। मुझे सब कुछ याद रहा, लेकिन तुम सब कुछ भूल गए। तुम्हारी आंखों में सिर्फ तुम्हारे परिवार के प्यार की पट्टी पड़ी है और उनके सामने मेरा कोई महत्व नहीं है तुम्हारे जीवन में। स्वाति, मुझसे गलती हो गई, मेरी एक गलती माफ कर दो। मैं वादा करता हूँ जिंदगी भर कभी ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा। बेटा, एक बार माफ कर दे दामाद जी को। हाँ दीदी, एक मौका तो मिलना चाहिए। स्वाति प्लीज, एक मौका दे दो मुझे। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की रिश्ते संभालने की। न जाने कितनी बार मैं आहत हुई तुम्हारे घर वालों के उपेक्षित व्यवहार से, पर मैंने कुछ नहीं कहा। कई बार तुम्हें कहने की कोशिश की, लेकिन तुमने ना मुझे कभी समझने की कोशिश की और ना ही मेरी बात सुनने की कोशिश की। हाँ स्वाति, मुझे सब कुछ पता चल चुका है। मेरे घर वाले और बाकी रिश्तेदार हमेशा कहते थे ना कि तुम लकी हो, लेकिन मैं आज कहता हूँ कि तुम बहुत समझदार हो और मैं बहुत लकी हूँ जो मुझे तुम जैसी पत्नी मिली है। ठीक है, मैं अपने इतने साल के रिश्ते को यूं ही खत्म नहीं कर सकती। एक मौका तो मैं अपने प्यार को दे ही सकती हूँ। इस तरह स्वाति ने राजू को एक बार माफ कर दिया, लेकिन अब राजू पूरी तरह से बदल चुका था। अब राजू की आंखों में अपने माँ और बहन के प्यार की पट्टी नहीं, बल्कि सच्चाई का आईना था, और इसी कारण दोनों हमेशा खुश रहने लगे। तो मैं आशा करती हूँ दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह की मोरल स्टोरीज देखते रहने के लिए हमारे चैनल बालाघाट की बेटी को सब्सक्राइब करें।